हमारे पास हार्ट है, उस हार्ट का एक रेट है। जो हमारा नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट है, आप जानते हैं वो लगभग 70 से 75 के अराउंड होना चाहिए। हमारे हार्ट की भी एक एज है। अगर वो रेस्टिंग, जब हम मान लो रेस्ट कर रहे हैं, आराम से पड़े हुए हैं, अगर उस टाइम पर वो हार्ट रेट 100, 120, 110 जाएगा तो इंसान के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डैमेज होने लग जाएगा, क्योंकि रेस्टिंग में भी हार्ट को बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है। अब आप कहो कि जो एथलीट है, चीता या कोई भी चीज है जो बहुत तेज दौड़ रहा है, उसकी भी तो सांसें बड़ी तेज गई, तो वो तो कम जिएगा। ऐसा नहीं है, वो ज्यादा जिएगा। मैं बताता हूं कैसे। जब हम कोई भी कार्डियो एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम बहुत तेज, देखो एक तो है हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट, एक है हमारा कार्डियो हार्ट रेट। जैसे हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 70 से 75। लेकिन आप जानते हैं एथलीट्स का रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होता है? वो 40 तक चला जाता है। 40 तक। यानी हार्ट इतना, मतलब 40 बीट्स पर मिनट पर भी वो उतना ही काम कर रहा है जितना हमारा 80 बीट्स पर मिनट पर काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? वो क्यों जाता है 40 बीट्स पर मिनट तक? क्योंकि उन्होंने अपने एक टाइम पर अपने हार्ट को और अपने ब्रेथ को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि जो हमारा कार्डियो हार्ट रेट था, जब वो बढ़ता है तो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट डाउन हो जाता है। इसीलिए तो अगर मैंने पहली बात की थी वो अधूरी रह जाती। लोग कहते हैं जी हम तो बड़ी तेज तेज हम तो प्राणायाम कर रहे हैं, हम तो जल्दी जाएंगे। नहीं, आप जो प्राणायाम कर रहे हैं, इससे जो आपके कार्डियो सिस्टम के टाइम पर आप जो एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने अपने शरीर को जितने प्राण दिए हैं, तो रेस्टिंग मोड में जब आप होंगे तो आपका ब्रेथ रेट ऑटोमेटिकली गहरा हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये मायने नहीं है कि आपका, अगर आप एथलीट हैं या आप जिम में बहुत एक्टिविटी तेज करते हैं या कुछ करते हैं तो आपने अपनी सांसें कम कर ली। आपने जितनी सांसें तेज तेज ली थी, अब आपकी बाकी के पूरे दिन में उतनी ही सांसें और गहरी और स्लो हो जाएंगी, जो कि उस तेज तेज ली सांसों को बैलेंस कर देंगे। इसलिए आधे घंटे का किया हुआ प्राणायाम आपके लगभग 2 दिनों को स्पंदित कर देता है। आधा घंटा प्राणायाम करते हैं, 2 दिन तक सांसें गहरी और लंबी हो जाती हैं। तो सांसें गहरी करने के लिए कॉन्शियस प्रैक्टिस बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, ब्रेथ वर्क, जिसको हमने प्राणों का आयाम, प्राणायाम, या और बहुत सारे ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक्स जिनको कुंभक और रेचक कहा गया, अगर हम वो करते हैं तो आधा घंटा हमने वो एक्टिविटी की, लेकिन बाकी के 23 घंटे और 30 मिनट हमारी सांसें बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा प्राणदायक, ऊर्जादायक हो जाएंगी, जो हमको बहुत बढ़िया, बेहतरीन लंबा जीवन दे सकती हैं। थैंक्स फॉर आंसर सर। जैसे वाइल आंसरिंग माई क्वेश्चन ऑन चक्रास, आपने पहले उसे बिगिनर्स के लिए डम डाउन करके समझाया कि चक्रा क्या होते हैं, नाड़ी क्या होती हैं। आपने इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का जिक्र किया। तो लेट्स टॉक अबाउट स्वर विज्ञान। स्वर शब्द संगीत में, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो स्वर जो है वो संगीत में, म्यूज़िक में भी होता है। तो 7 सुरों को भी, सुर को स्वर कहते हैं, ऊंचा नीचा जो स्वर लगता है। तो स्वर विज्ञान के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ एक लाइन थी कि स्वर विज्ञान और संगीत में स्वर वो एक ही चीज़ हैं, बस ये ब्रह्मांड का संगीत है। तो आप इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना एक बार समझाएंगे, नाड़ियाँ क्या होती हैं और दीर्घ और ये स्वर भी हमारा? बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो स्वर है बेसिकली वो साउंड ही है। हमने, जैसे हम लोग कई बार मंत्रोच्चारण हम लोग करते हैं, तो मंत्रोच्चारण का जो हमको बेनिफिट मिलता है वो उसकी वाइब्रेशनल साउंड की वजह से मिलता है। बहुत से लोग जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उनको उसका मीनिंग भी नहीं पता है, वो क्यों कर रहे हैं। मीनिंग न पता होने के कारण भी अगर वो हमने उस मंत्र का उच्चारण किया तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। साउंड जो है वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने से उसके इंपैक्ट हमको मिल रहे हैं, न कि उसका अर्थ जानने से उसको हमको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो फ्रीक्वेंसी एक प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हमने ओम का भी उच्चारण किया तो हम देखते हैं कि ओम कोई शब्द नहीं है। ओम 3 ध्वनियों से, 3 स्वरों से मिलकर के बना हुआ, जिसको हम एक शब्द बोल देते हैं, घटक है अ, उ और म। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं बेसिकली, तब भी हम शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे, हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, हम ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जो हमारे पास ये स्वर हैं दोनों, ये बेसिकली ध्वनियां हैं, कंपन है, एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है इसकी। जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है, इसको हमने इड़ा बोला है, ये चंद्र तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमने राइट नॉस्ट्रल है, इसको हमने पिंगला बोला है, जो हमारे सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और इन दोनों के मध्य में, सेंटर में, हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ जो नाड़ी चलती है, उसको हमने सुषुम्ना बोला है, जो इन दोनों के मध्य में चलती है।
जो इड़ा है वो बहुत ठंडी नाड़ी है क्योंकि वो चंद्र तत्व, चंद्र जो है ठंडक का प्रतीक है। जो राइट है ये सूर्य नाड़ी है, ये गर्मी का प्रतीक है। तो आप देखोगे दिन में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में ये नाड़ियां शिफ्ट हो जाती हैं। 45 मिनट से 1 घंटे तक एक नाड़ी चलेगी, उसके बाद दूसरी नाड़ी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि हमारे शरीर को बैलेंस देना है, ठंडक गर्मी, ठंडक गर्मी, ठंडक गर्मी। और इसमें हमारे पंच तत्व भी आते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। वो एक बहुत गहरी साइंस हो जाती है। लेकिन ये दोनों नाड़ियां बार बार से हमारे शरीर को एक बैलेंस्ड मोड में रखती हैं। और जब ये शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, तो उस बीच में जो नाड़ी एक्टिवेट होती है उसको हम लोग सुषुम्ना बोलते हैं, जो मध्य में, जो हमारे स्पिरिचुअल रेल्म में जाने का केंद्र भी है, जो हमारे मेडिटेशन, हमारी साधनाओं को करने का केंद्र भी है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का केंद्र है। तो वो तब हमारी एक्टिवेट होती है। तो अगर हम थोड़ा सा ये समझ लें, सिर्फ 2-3 बेसिक चीजें, कि अगर जीवन में कोई भी शीतलता का कार्य करना है वो उस समय करें जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही हो, क्योंकि ये हमको शीतल तत्व दे रही है। जिस समय कोई भी गर्मी का कार्य करना है तो वो उस समय करें जब हमारी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में। लेकिन हमारी बॉडी के लिए हम इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं। मान लो मेरे शरीर में गर्मी, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, शरीर की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, बुखार आ रहा है, बीपी बहुत तेज हो रखा है, तो ये क्या प्रतीक दे रहा है? कि मेरे शरीर के अंदर सूर्य तत्व बढ़ा हुआ है। अब मुझे उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठंडा चंद्र तत्व देना पड़ेगा। तो दिन में नोट करें, जब भी हमारी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, दाईं तरफ से हमारी सांस चल रही है, तो इसको बंद कर दो। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना शुरू कर दो। आपका चंद्र तत्व बढ़ जाएगा और शरीर का वो जो चाहे बीपी है, चाहे बुखार है, वो धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ बैलेंस में आने लगेगा। या फिर अगर आपको अपने चंद्र तत्व यानी ठंडी सांस को चलाना है तो आप राइट करवट लेकर के लेट जाएं, या राइट आर्म पिट में कुछ भी बॉल, ग्लास, हाथ कुछ भी दबा लें, तो यहां से नाड़ी दबने के कारण ये एरिया बंद हो जाएगा और ये लेफ्ट वाली सांस चलने लगेगी, जिससे हमको शरीर को ठंडक मिलेगी। ऐसा ही हमारे सूर्य तत्व के लिए उल्टी तरफ से भी काम करता है। लेफ्ट को बंद करेंगे तो हमारा राइट तरफ से चलने लगेगा। किसी का बीपी बहुत ज़्यादा लो है, शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा है, काम नहीं कर पाता, मेहनत नहीं कर पाता, वो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से सांस लेना शुरू करे या आर्म पिट में बंद कर ले, वो देखेगा कि सूर्य तत्व शरीर में जो कम था वो सूर्य तत्व बढ़ गया। और उसकी पूर्ति जो है सिर्फ एक नाड़ी के शोधन से हमने सिंपल तरीके से कर ली। और ये पूरी बॉडी के लिए अमेजिंग चमत्कार हो सकता है अगर हम इसको सीख लें तो।